हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज हमारा 3 दिसंबर हो गया है। ठीक है, 3 दिसंबर हो गया है और आपके अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली एग्जाम नज़दीक आ गए हैं। और बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भैया हिंदी के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करवाया जाए। तो दोस्तों आज मैं लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ, यानी कि बड़े बड़े प्रश्न उत्तर रहने वाले हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं देखिएगा, अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देरी किस बात की, हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। लाल लाल अक्षरों में नीचे लिख रखा है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में घंटी यानी बेल आइकन लगाए हुए, इसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको समय समय पर मिलता रहे। चलो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दोस्तों वो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। और ये प्रश्न अपने जो पहला चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 1 है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी से लिया गया है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। कवि है हरिवंश राय बच्चन, तो कवि ने ऐसा क्यों कहा है, तो आपको उत्तर लिखना है इसी तरीके से, आपको लगाना है उत्तर। जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। ठीक है, जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही तरह के लोग जो है वो मौजूद है संसार के अंदर। ठीक है, दोनों ही तरह के लोग मौजूद हैं और दोनों ही तरह के लोग जो है वो संसार के अंदर सत्य को खोज रहे हैं। किसको खोज रहे हैं? सत्य को खोज रहे हैं। परंतु क्या है कि जो स्वार्थ की चिंता करता है, ठीक है, जो स्वार्थ की चिंता करता है, स्वार्थ की चिंता करने वाला जो लोग है वो अज्ञानी है। ठीक है, जो लोभ लालच में फंस जाता है, यानी वो स्वार्थ की चिंता करने वाले जो लोग हैं वो अज्ञानी हैं, जो दाने के लोभ में फंस जाते हैं। यही कवि हरिवंश राय बच्चन कहना चाह रहे हैं। कवि कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। तो संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही तरह के लोग सत्य को खोज रहे हैं, परंतु स्वार्थ की चिंता करने वाले लोग अज्ञानी हैं, जो दाने के लोभ में फंस जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लेना और ये आपके जरूर आएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। दूसरा जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं कि शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, तो आप लिखेंगे इसका उत्तर इस तरीके से। ठीक है, ये भी अपने हरिवंश राय बच्चन से ही है, लिया गया है। तो हरिवंश राय बच्चन जी जो कवि है ये कहते हैं कि कवि का स्वभाव, यानी हरिवंश राय बच्चन जी का स्वभाव भले ही कोमल हो, परंतु उसके हृदय तथा विचारों में विद्रोह जोश की कमी नहीं है। वे हृदय से प्रेम रहित संसार को अपनी शीतल वाणी में दुत्कारता है, फिर भी अपना होश नहीं खोता है। ठीक है, तो यही है दोस्तों शीतल वाणी में आके होने का प्रमुख तात्पर्य। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि कवि का स्वभाव भले ही कोमल है, परंतु उसके हृदय तथा विचारों में विद्रोह एवं जोश की कमी नहीं है। वे अपने हृदय से प्रेम रहित संसार को अपनी शीतल वाणी में दुत्कारते रहते हैं, फिर भी अपना होश नहीं खोते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर जो नए हैं जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाए हैं उसका वर्णन अपने करना है अपने शब्दों के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो आप उत्तर इस तरीके से लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, भादो माह में आपको पता है कि तेज वर्षा होती है। भादो महीने के अंदर भादवा का जो महीना होता है उसमें तेज वर्षा होती है। और इसमें बहुत सारे, इसमें जो है बहुत यहाँ पर सारे कर रखा है दोस्तों। यहाँ पर सारे नहीं, बहुत सारे। ठीक है, इसमें बहुत सारे लिख दिया, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक रह गई है। तो इसमें बहुत सारे पढ़ती हैं। ठीक है, बहुत सारे नहीं, बहुत सारे पढ़ती हैं। वहाँ चारों के समाप्त होने पर शरद का समय आता है। कहने का मतलब यहाँ पर है चारों, यहाँ लिख दिया चारों, यहाँ बौछारों है। ठीक है, बौछारों के समाप्त होने पर शरद का समय आता है। ठीक है, बौछारों के समाप्त होने पर शरद का समय आता है।
यानी कहने का मतलब है कि इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। जो प्रकृति के चारों ओर का जो वातावरण है, ठीक है, चारों ओर का जो दृश्य है, उसको देखकर कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। कहाँ है कवि ने कि भादो माह में तेज वर्षा होती है और इसमें बौछारें पड़ती हैं, ठीक है, बौछारें पड़ती हैं और बौछारों के समाप्त होने पर शरद का समय आ जाता है, यानी सर्दी का समय आ जाता है। तो अब देखते हैं शरद समय आ जाता है, तो शरद समय जो ही आता है तो प्रकृति के अंदर किस किस प्रकार से परिवर्तन जो दिखाई देते हैं वो आपके सामने है। कवि ने जो वर्णन किया है कि सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल सवेरा दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर वर्णन किया है कवि ने कि वातावरण साफ व धुला हुआ सा लगता है ऐसा, और धूप चमकीली होती है, ठीक है, फूलों पर तितलियां मंडराती दिखाई देती है। इस तरीके से कवि ने जो है वो वर्णन किया है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। चौथा आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है कि पतंग कविता के कवि कौन है, तो आलोक धनवाजी। आलोक धनवाजी जो है वो पतंग कविता के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उत्तर आप लिखेंगे कि चिड़िया उड़ती हैं और फूल खिलते हैं। इसी प्रकार कवि भी कवि रचना में यानी कविता की रचना में कल्पनाओं भावनाओं की उड़ान भरता है, ठीक है, उड़ान भरता है। उसकी काल्पनिक यानी काल्पनिक उड़ान से कविता भी फूलों की तरह पल्लवित एवं विकसित होकर सीमाओं के पार अपना प्रभाव छोड़ती है। अतः उड़ने और खेलने से कविता का जो है वो मनोगत और उल्लास से अनुभूतिपूर्ण संबंध बताया गया है। तो ये कवि जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार जो है पूछा गया है कि उड़ने और खेलने का कविता से क्या संबंध बनता है और कवि ने इसका क्या संबंध बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन देखिएगा कि कविता के बहाने कविता में कविता की तुलना किससे की गई है। तो कविता के बहाने कविता की जो तुलना है कवि जो है वो चिड़िया से भी करता है, फूल से भी करता है और बच्चे से करता है। तीनों से जो है कविता की तुलना जो है वो इनसे करता है, ठीक है। समर्थ शक्तिमान हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों, कॉपी के अंदर अच्छे से नोटबुक के नोट करना है। नोटबुक के अंदर हम समर्थ शक्तिमान हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है, ये कई बार पूछा गया। देखिएगा, हम समर्थ शक्तिमान के माध्यम से कवि ने उन मीडिया कर्मियों पर व्यंग्य किया है जो स्वयं को सक्षम और शक्तिशाली मानकर अफाइज व्यक्ति को दुर्बल को लाएंगे के माध्यम से लाचारी असमर्थता का भाव प्रदर्शित होता है, ठीक है। यानी किसी दुर्बल अफाइज व्यक्ति को लाकर उसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं, ठीक है। और साक्षात्कारता किसी भी बेबस और लाचार व्यक्ति को लाकर उसे तरह तरह के सवाल पूछकर उसका तमाशा बना लेता है, ठीक है, उसका तमाशा बना सकता है, उसकी मजबूरी को मनोरंजन का साधन बना सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों यानी कि अफाइज व्यक्ति का तरह तरह के सवाल करता है। तो इसमें यह बताया गया कि हम समझ शक्तिमान के माध्यम से हम समझ शक्तिमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। तो कवि ने यह व्यंग्य किया है कि भाई जो अफाइज व्यक्ति को कवि लाता है और उसे तरह तरह के सवाल करता है, ठीक है, उसे तरह तरह के सवाल करता है, बेबस और लाचार व्यक्ति को लाकर उसे तरह तरह के सवाल पूछने पर उसका तमाशा बना सकता है, ऐसा कवि ने बताया है। 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, तो अर्थहीन पूछता है, अर्थहीन। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने कि शेर स्वीकारा है कविता में कवि ने क्या प्रेरणा दी है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, कई बार पूछा गया है, आगे पहले पूछा गया है दोस्तों पहले, ठीक है। तो कवि ने प्रेरणा दी है कि हमें जीवन के सभी सुख दुख संघर्ष अवसाद आदि को सम्यक भाव से अंगीकार करना चाहिए, जीवन में अच्छी बुरी स्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही शेष कविता में जो है कवि ने प्रमुख हमें प्रेरणा दी है, ठीक है। शेष कविता के अनुसार कवि ने क्या प्रेरणा दी है, तो कवि ने यह प्रेरणा दी है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, ठीक है, कितनी भी बुरी स्थितियों का हमें सामना करें लेकिन आगे बढ़ना चाहिए हमें, ठीक है, बुरी स्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये कवि ने प्रेरणा दी है। तो ये 9वां क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन है आपके सामने कि उषा कविता में किसका वर्णन है। तो सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति के सब चित्र का वर्णन जो है वो उषा कविता में किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं हिंदी निवार्य के। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों, और अपनी राय ज़रूर दें। और आप मुझे बताएंगे तभी तो मैं वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे बताएंगे कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, इस सब्जेक्ट में वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो
तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।